नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं एक ऐसे शख्स जो इंदौर में पार्षद भी रहे, इंदौर में विधायक भी रहे और इंदौर से चुनकर लोकसभा में चुने जाने वाले समाजवादी पार्टी के अखिल भारतीय मंच पर बहुत सारे पदों पर भूमिकाएं निभाई। अर्थशास्त्र जिनका प्रिय विषय रहा है और 3 किताबें आर्थिक मुद्दों पर जिन्होंने लिखी हैं, ऐसे श्री कल्याण जैन जो इंदौर की शान है। आपका हमारे शहर में, आपके कार्यक्रम में स्वागत है कल्याण जी। धन्यवाद। इंदौर शहर में आपने बहुत काम किया है, पार्षद से लेकर सांसद तक। संसद में भी आप काफी सक्रिय रहे। आर्थिक विषयों पर आपकी किताबें आई हुई हैं। 10 साल के बजट आपने संभावित बनाकर दिखाए हैं। क्या लगता है आपको, भारत की अर्थनीति लाइन पर है या गड़बड़ है? भारत की अर्थनीति लाइन पे नहीं है, गड़बड़ है। और इस गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि आज भारत 60 लाख करोड़ रुपए का देशी विदेशी कर्जदार है। अर्थात एक भारतीय के ऊपर 50,000 रुपया कर्ज है। ये भारत की स्थिति है। तो इसका सुधार कैसे हो सकता है? इसका सुधार जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा नीतियों के अंदर, जैसे कर राजस्व बढ़ाना होगा, सब्सिडीज के ऊपर प्रबंधन ठीक करना होगा, सब्सिडी का विकल्प रोजगार देना होगा। अब जैसे उदाहरणार्थ हम लोग हमेशा ये बोलते रहे हैं और जो सही भी है कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवाई शिक्षा मुफ्त हो। उस आम जनता के लिए रोटी कपड़ा सस्ता और दवाई शिक्षा मुफ्त करने के लिए व्यक्तिगत आयकर दाताओं से आय बढ़ाना होगी। हिंदुस्तान में सिर्फ 3% आयकर दाता है, जबकि विकसित मुल्कों में 40 से 60% आयकर दाता रहते हैं। हमने कृषि को तो कर मुक्त कर रखा है। कृषि पे कोई भी कर मुक्त नहीं रखना चाहिए। एक निश्चित आय से ज़्यादा पर उनको भी, जिससे भी आय होती है उस पर आयकर लगाना चाहिए। सब्सिडी को लेकर बहुत बात की जाती है कि सब्सिडी खत्म करनी चाहिए। अगर सब्सिडी खत्म हो गई तो एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सब्सिडी का विकल्प है रोजगार। रोजगार गारंटी दी है 100 दिन की, वो भी हर परिवार में एक को, और चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक को होना ये चाहिए कि जिसके पास मोटर हो, जिसके पास एयर कंडीशन हो, जिसके पास जमीन 2-3 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, उसको सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए। सब्सिडी मिलना चाहिए जो भूमिहीन है या 5 बीघा 5 एकड़ से कम जमीन जिसके पास है, उसको चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, उसको रोजगार देना चाहिए, गारंटी देना चाहिए। और गारंटी अनिवार्य देना चाहिए। आप काम हो या न हो, आपको रोजगार उसको मिलना ही चाहिए। जैसे उदाहरणार्थ 120 रुपया रोज से 150 दिन दी जा सकती है, 120 दिन दी जा सकती है, 100 दिन दी जा सकती है, पति पत्नी दोनों को दी जा सकती है। अगर गांव के एक गरीब को दोनों को काम मिलेगा और 30,000, 25,000, 36,000 रुपया मिलेगा तो कभी शहर में आने की सोचेगा नहीं। और उसको कोई चीज़ सस्ती देने की ज़रूरत नहीं है। बाजार भाव उसको खरीदने दो, उसको गेहूँ खरीदने दो, उसको ज्वार खरीदने दो, शक्कर खरीदने दो, केरोसिन खरीदने दो। कारण क्या है कि हिंदुस्तान में प्रबंधन की कमी के कारण सब्सिडी का सारा फायदा मध्यस्थ लोग अपनाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सिर्फ सरकार के ही आंकड़े नहीं है, सब लोगों के आंकड़े हैं कि 50% से ज़्यादा लोग मध्यस्थ लोग हजम कर जाते हैं, जो कि गलत है। सरकार तो किसानों को मुफ्त पे बिना ब्याज के कर्ज दे रही है। किसानों को कर्ज बिना ब्याज के देने की बजाय होना चाहिए कि 50,000 रुपया कर्ज दे रहे हैं तो उसको 50,000 ही मिलना चाहिए, 1 रुपया भी कम नहीं मिलना चाहिए। दलाल लोग बने हुए हैं बैंकों के अंदर, दलाल लोग बने हुए हैं किसानों के बीच में, और वो कर्ज दिलाते हैं 10,000, 15,000, 50,000 के कर्ज में ले लेते हैं। रिक्शा वालों को कर्ज देते हैं 5,000, 10,000 रुपया दलाली के अंदर ले लेते हैं। तो कर्ज आप ब्याज की जो रेट है 10, 9, 11% दीजिए, लेकिन उसको बराबर एक दिन बगैर चक्कर लगाए दे दीजिए। ये होना चाहिए जो अपने यहाँ पर नहीं है। आपका कहना है कि दलाल लोग बीच में जो ब्याज मुक्त उधार मिलता है उसमें कमीशन खा रहे हैं? कमीशन नहीं, दलाली खा रहे हैं। दलाली 50,000 रुपये की बजाय उनको 35,000 मिलता है, 40,000 रुपया मिलता है। ब्याज की दलाली नहीं खा रहे हैं। हाँ। वो खा रहे हैं जो ऋण दिया जाता है उसके अंदर वो हजम कर जाते हैं
एक चौथाई, एक तिहाई, एक छठा, एक आठवां हिस्सा। संसद में आजकल जो बातें हो रही है, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि हमारी संसद, हमारी सरकार जो यूपीए 2 सरकार है, ये नाजायज सरकार है। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? नाजायज शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। संसद सब चुनकर जाते हैं। ये चीज़ हर एक को दिमाग में रखना चाहिए कि संसद आफ्टर ऑल चुना हुआ आदमी है, जनता चुनती है। वो सही है या गलत है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता के चुने हुए आदमी को से बनी हुई सरकार को नहीं कहना चाहिए कि अवैध है, नाजायज सरकार है। अन्ना हजारे की टीम के अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारी संसद में, हमारी लोकसभा में बलात्कारी, लुटेरे और हत्यारे हैं। आप भी संसद में रहे हैं, आप क्या हैं इन तीनों में से? नहीं, देखिए, ये जो बोलना है ये वास्तव में अपराधी सिद्ध नहीं होता है। पुलिस चाहिए जिसके ऊपर अपराध कायम कर सकती है, लेकिन न्यायालय क्यों बना रखे हैं? अगर पुलिस के हाथ में होता तो चाहिए जितने को वो बंद कर देते। न्यायालय इसलिए होता है कि वो न्याय करे कि क्या इसने अपराध किया है, नहीं किया। 162 सांसदों के ऊपर केसेस लगे होंगे, लेकिन क्या वास्तव में वो सिद्ध हो गए? अभी सिद्ध थोड़ी हुए, इसलिए कैसे कह सकते हैं कि अपराधी? मैं अहिंसक आदमी, कभी चाकू ब्लेड नहीं रखता। मेरे ऊपर 307 का मुकदमा लगा। अब 307 का मुकदमा मतलब हत्या करने की साजिश। अब मैं हत्या कर सकता हूँ, किसी को मार भी नहीं सकता हूँ, तो क्या हत्या करूँगा? इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। बड़बोलापन है, उससे बहुत नुकसान हुआ अन्ना हजारे की टीम को। बड़बोलापन खत्म करना। अन्ना हजारे की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसे आप कहाँ देखते हैं? अन्ना हजारे की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अन्ना हजारों ने जो उठाया था मुद्दा भ्रष्टाचार खत्म करने का और उसके लिए एक लोकपाल का, वो सही मुद्दा था, वो बराबर चलना चाहिए। और राजनीतिक पार्टी बनाने का जो विकल्प रखा है वो भी सही है। इसलिए सही है कि दल विहीन प्रजातंत्र हिंदुस्तान में चल ही नहीं सकता। 120 करोड़ मुल्क में, 10 करोड़ के मुल्क में नहीं चल सकता। दुनिया में कई दल विहीन प्रजातंत्र नहीं है। एक छोटे पंचायत में हो सकता है, एक छोटे से गांव के अंदर हो सकता है, लेकिन दल विहीन प्रजातंत्र इतने बड़े देश में चल ही नहीं सकता है। इसलिए राजनीति को पवित्र मानते हुए राजनीति से नफरत नहीं करना चाहिए। तो मेरी हमेशा मान्यता है कि हर एक व्यक्ति को जिस पार्टी में उसका विश्वास हो उसका सदस्य बनना चाहिए और उसके अंदर काम करना चाहिए। क्या बाबा रामदेव सही जा रहे हैं? उनका आंदोलन सही? देखिए, उनका मुद्दा तो सही है। हाँ। मुद्दे 3 हैं उनके। 3 मुद्दे ये हैं कि काला धन वापस लाओ, लोकपाल बिल बनाओ और सीबीआई को स्वतंत्र करो। ये तीनों मुद्दे सही हैं, मैं पसंद करता हूँ। ये तीनों मुद्दे के ऊपर जनमत जागरण करने का वो काम कर रहे हैं, करे। लेकिन मैंने उनसे भी कहा था और फिर यहाँ दोहराता हूँ कि रामदेव बाबा को भी कोई न कोई राजनीतिक दल बनाना चाहिए या किसी राजनीतिक दल में शरीक होना चाहिए। अब राजनीतिक दल को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने का काम मत करो, जोड़ने का काम करो। और राजनीति में जो अराजनीतिकरण होता जा रहा है गत 10, 15, 20 साल से, उसको समाप्त करना चाहिए और राजनीति के प्रति रुझान बढ़ाना चाहिए। क्या राष्ट्रीय पार्टियां ही देश में एकता रख सकती है? छोटी छोटी पार्टियां जो बन रही है देश भर में, वो ठीक है? वो बिल्कुल बनेगी। इसलिए बनेगी कि राष्ट्रीय पार्टियों के पास में जनता की सुनने के लिए कोई एक नीति नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक है कि क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो जनता के नज़दीक ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्षेत्रीय दल बने। सन 1952 से क्षेत्रीय दल खड़े नहीं हुए थे। 1980 के बाद में धीरे धीरे क्षेत्रीय दल कह लीजिए, वो भी 2-2, 3-3, 4-4 राज्यों के अंदर है और उनकी संख्या है। ऐसा नहीं है कि उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। सरकार, हर सरकार मजबूत होती जा रही है जो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्ट है। मतलब सरकारें लोगों को भ्रष्ट कर रही है और खुद मजबूत हो रही है। देखिए, मेरी ऐसी मान्यता, हो सकता मैं गलत हूँ, इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद उनकी एक नीति रही 67 के बाद में कि डू करप्ट द पीपुल। जनता जितनी भ्रष्ट होगी सरकार उतनी ही ताकतवर होगी। और उस नीतियों को उन्होंने इतना चलाया कि आज हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, फैला हुआ है, तो दुनिया के मुल्कों में उसकी गिनती भ्रष्टतम देशों में होती है। सरकार लोगों को मुफ्त में मोबाइल दे रही है, कहीं सरकार लैपटॉप दे रही है, कहीं कंप्यूटर दे रही है मुफ्त में। ये मुफ्तखोरी की आदत क्यों डाल रही है सरकारें? देखिए, सरकार के पास दृष्टि नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है। मेरी राय में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार 4 लाख करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी दे रही है।
अगर ये 4 लाख करोड़ में 15 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया जाए तो उनको ये तमाम सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आत्मनिर्भर बनेंगे और जो भी मक्कार बनते जा रहे हैं वो मक्कार नहीं बनेंगे। आपने कहा था कि मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को संविधान के दायरे में रहकर आरक्षण दिया जा सकता है। आप मुस्लिमों को आरक्षण के पक्ष में हैं, कैसे दिया जा सकता है इसके बारे में कुछ? देखिए, मुस्लिमों को आरक्षण इसलिए दिया जाना चाहिए, अभी है जो ओबीसी को आरक्षण है उसमें मुसलमान बिरादरी के भी कई बिरादरियां हैं जो आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन मानसिकता हिंदुस्तान पे राजकारण करने वाले लोगों की ऐसी बन गई है कि उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम नौकरियों में उनको रखा जाता है। मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में 13.5-14% है और नौकरियों में वो मुश्किल से 2 से 2.5-3% है होना, जबकि आज़ादी के वक्त उनकी नौकरियों में संख्या थी आबादी का 30%। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक अपन हर इंसान को विशेष अवसर नहीं देंगे, जो पिछड़े हुए हैं धार्मिक रूप से, जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक रूप से, जो पिछड़े हुए हैं शैक्षणिक रूप से, जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, उनको विशेष अवसर देना चाहिए। और आज जरूरत है मुसलमानों को अपने समकक्ष लाने के लिए। हिंदुस्तान जब भी तरक्की करेगा, दुनिया का कोई भी मुल्क जब भी तरक्की करता है जब वहाँ की सरकारें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देती है। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को जो सुरक्षा मिलना चाहिए वो नहीं है, इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। उनकी आबादी का वो मांग रहे हैं। और रंगनाथ कमीशन ने, सच्चर कमीशन ने खुद ने कहा है कि आदिवासी और हरिजनों से खराब स्थिति में मुसलमान है, तो हरिजनों को आबादी के अनुसार आरक्षण है 15%, आदिवासियों को आबादी के अनुसार आरक्षण है 7.5%। तो उसी प्रकार मुसलमानों को 14% में 10% तो आरक्षण दो, नौकरियों के अंदर मिले। आप इंदौर में रहते हैं, लेकिन आपका नजरिया वैश्विक है। क्या आपको लगता है कि इंदौर इस भारत में विकास के दौर में अपनी सही जगह पर है? मेरी राय में तो बिल्कुल नहीं है। विकास का मतलब हवाई अड्डा बन जाना, विकास का मतलब 8 लेन सड़क बन जाना, ये विकास का मतलब नहीं है। विकास उसको कहते हैं कि उसके देश के रहने वाले हिंदुस्तान की प्रत्येक आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा मिले और उसका जीवन यापन ठीक से चल सके। आज हिंदुस्तान के 77% लोगों की हालत ये है जो 20 रुपया 25 रुपया रोज से कम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान नहीं। और दूसरी ओर हिंदुस्तान के अंदर पत्नी के जन्मदिन पर 250 करोड़ का हवाई जहाज ट्रेन में भेंट किया जाता है। विधायक भी रहे, सांसद भी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंदौर विकास के दौर में ठीक चल रहा है? देखिए, विकास किसको कहते हैं ये लोगों का दृष्टिकोण ही नहीं है। इंदौर की आधी आबादी झुग्गी झोपड़ी और गली तंग बस्तियों के अंदर रहती है, ये विकास नहीं है। विकास का मतलब ये होता है प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा की व्यवस्था हो और वो अपना जीवन यापन ठीक कर सके। वो अभी विकास है ही नहीं। और यहाँ पर जो सही माने में नेतृत्व जो है वो नेतृत्व भी गड़बड़ है। नेतृत्व का मतलब ये होता है कि जनता को अपने अनुसार ले चले, न कि जनता के अनुसार चले। आज यहाँ पर क्या हो रहा है, हिराल लास्की ने कहा है कि सत्ता में रहो तो काम करो और विरोध में रहो तो संघर्ष करो। न तो सत्तारूढ़ पार्टी काम करती है और न विरोध की पार्टी जो बड़ी है वो संघर्ष करती है। नतीजा ये हो रहा है कि 2 बड़ी पार्टियों के बीच में इंदौर पीस रहा है और जो 2 महीने में 1 महीने में काम पूरा हो जाना चाहिए वो 5-5 साल के अंदर भी पूरा नहीं होता है। सारी समस्याओं की जड़ है इंदौर का नेतृत्व। और इंदौर का नेतृत्व क्या, हिंदुस्तान का नेतृत्व ऐसे गड़बड़ है तो इंदौर का गड़बड़ होना स्वाभाविक है। समाजवादी आंदोलन को आप कहाँ पाते हैं आज के दौर में? इंदौर का सवाल है, बहुत कमजोर है समाजवादी संगठन। एक समय था सन 1962 से लेकर 1970 तक, तो इंदौर के अंदर समाजवादियों की एक आवाज़ थी। इंदौर समाजवादी जो आह्वान करता था उसके साथ इंदौर की जनता जुड़ती थी। एक तरफ हमीद आजी थे कम्युनिस्ट पार्टी, एक तरफ समाजवादी पार्टी थी। ये दोनों पार्टियों का वर्चस्व था। 80 के बाद में दोनों पार्टियां कमज़ोर हुई और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में डिवाइड हो गई। यद्यपि यहाँ आंदोलन कमज़ोर है लेकिन कई प्रदेशों में हमारा आंदोलन अच्छा है और उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार है। आपने
किताबें भी लिखी है, आर्थिक नीति पर भी आपने किताबें लिखी है। एक किताब में आपने सन 2010 से 2020 तक के बजट, संभावित बजट बनाए हैं। क्या लगता है आपको, हमारे बजट ठीक चल रहे हैं? वर्तमान में बजट बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज हमारा राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। सबसे अच्छा बजट वो होता है जिसमें न राजस्व घाटा हो न वित्तीय घाटा हो। उससे कम अच्छा बजट वो होता है जिसमें राजस्व घाटा हो न हो और वित्तीय घाटा हो सकता है। और सबसे खराब बजट वो होता है जिसमें वित्तीय और राजस्व घाटा दोनों होते हैं। हिंदुस्तान में गत 40-50 साल से दोनों हो रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान के अंदर 60 साल के बाद हम लोग 60 लाख करोड़ के देशी और विदेश के कर्जदार हैं। अर्थात एक भारतवासी जन्म लेता है तो 50,000 रुपया कर्जदार बन के जन्म लेता है। अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि मेरे मन के अंदर राजनीति धर्म है और मैंने हमेशा राजनीति को धर्म माना है। मैं पद पे रहूँ ना रहूँ, मैं सत्ता में रहूँ ना रहूँ, मेरे को लोग पूछे ना पूछे, लेकिन मेरा आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है और मैं समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया के जो सिद्धांत थे, कार्यक्रम है, उसको लेकर सन 1962 से काम कर रहा हूँ। मेरे मन में कभी निराशा नहीं आई, कभी निराश होकर मैंने सोचा नहीं कि मैं कैसा हो गया। मैं पार्षद रहा, विधायक रहा, सांसद रहा और गत 30 सालों से मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में वही ऊर्जा है क्योंकि मैं विचारों से ओतप्रोत हूँ। कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि यूपी जाके राजनीति करें? जहाँ मैं यूपी जाता हूँ और हर चुनाव में वहीं मैं हिस्सा लेता हूँ, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव के अंदर, क्योंकि यहाँ हमारा संगठन कम है और गत 20 सालों से मैं वहाँ पर कई जिलों के अंदर पर्यवेक्षक रहा हूँ। कल्याण जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।